तो ज्ञानदान परिवार के सज्जन सदस्यगण, शंकर दास जी, कन्हई शाह जी, यथार्थ के जगदीश प्रसाद जी, आप लोग सहारा के हित के लिए अगर सोचते हैं तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है, जो मूल जड़ है वो है निवेशकों का भुगतान, जो कि शुरू से आपको आगाह करती है सभी एजेंसियां। अब आप कहते रहिए कि किसी के लेटर पर सहारा को बर्बाद कर दिया गया, कोई नेता इसमें शामिल हो गया, सहारा को बर्बाद कर दिया। इन बातों को जो मानता हो माने, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी एनालिसिस करने वाला कभी नहीं मानेगा। नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया लगातार 2008 के बाद से कानूनी लड़ाई लड़ता आ रहा है और देखा जाए एक प्रकार से तो कानूनी शिकंजा, देश की जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें शंकर दास जी का कुछ वीडियो फुटेज उनके ज्ञानदान परिवार के जो चैनल हैं वहां से हमने लिया था, दिखाया था। उस पर कुछ बातें हम लोग करेंगे। लेकिन जो सहारा वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है उसके मूल जड़ में क्या है वो कभी समझना चाह नहीं रही है। शुरू से 2026 आ गया, 2008 से सिर्फ और सिर्फ उसमें निवेशकों का भुगतान करना भर था। शिकायत कौन करता है? शिकायत करने वाले इन्वेस्टर्स हैं। अगर आपको बार बार एक बड़े अमाउंट के लिए मैच्योर हो चुके खाते के लिए ब्रांच में दौड़ाया जाएगा, आप सक्षम होंगे तो निश्चित ही कम से कम एक याचिका आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो जाके देंगे। धीरे धीरे शिकायतें बढ़ती गई और इन्होंने मूल जड़ को नहीं समझा कि हमें इन्वेस्टर्स का पैसा पहले देना है। कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए आप, आरबीआई का हो, आगे चल के सेबी का हो, या कई ऐसी जांच एजेंसियां बाद में इसमें शामिल होती गई। सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन हैं, उनको आपने तोड़ा कि नहीं तोड़ा इसको कोर्ट के समक्ष सही साबित करते रहिए। लेकिन आम इन्वेस्टर्स को उनके हक का मैच्योर हो चुके खाते के बॉन्ड को आपके यहाँ जमा करा करके उनको पैसा चाहिए। कानून के सामने अपने आप को सही साबित करते रहिए, उनसे कोई मतलब मायने नहीं है। आरबीआई ने कहा इन्वेस्टर्स का पहले पैसा वापस करिए, आपने नहीं किया। सेबी ने कहा पैसा वापस करिए, नहीं किया। दोनों के एक्ट के रूल रेगुलेशन आपने तोड़े, उसमें उलझ गए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सेबी सहारा खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश भी हो गया, जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन उस समय भी जो ऑर्डर था वो भी स्पष्ट था कि अपने इन्वेस्टर्स को 15% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करिए, जो कि लगभग 3 करोड़ निवेशक के आसपास थे उस समय। लेकिन हुआ क्या? क्यूसॉप आ गया, कैसे कैसे कहाँ कन्वर्जन हुआ, जबकि होना ये चाहिए था कि जब आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो, सीधा सा फंडा था, एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से सभी निवेशकों का भुगतान होना चाहिए था और वो पेमेंट पेपर कोर्ट के समक्ष सीधा रखा जाना चाहिए था, सेबी के सामने रखा जाना चाहिए था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने रखा जाना चाहिए था। अगर वो जेन्युइन इन्वेस्टर के पेपर होते तो जो पैसा अपना मैच्योर खाते का पाएगा तो वो खड़ा होकर के सहारा के लिए नहीं बोलेगा। सहारा के लिए अगर जो खड़ा होगा जेन्युइन इन्वेस्टर पैसा अपना पा करके, वो 4 और लोगों को सहारा के साथ नहीं जोड़ेगा। अगर ऐसी सोच के साथ आप उस समय मैनेज किए होते और इन्वेस्टर्स के हित के लिए बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम किए होते तो इतने गहरे दलदल में कानूनी लड़ाई के नहीं पड़े होते। आम निवेशक को इससे मतलब नहीं है कि आप किस रूल रेगुलेशन, किस एक्ट में आते हैं, सेबी के आते हैं, आरबीआई के आते हैं, कि बाद में जा करके सीआरसीएस के किस एक्ट में आते हैं। आम पब्लिक को ये नहीं जानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 एक्ट पैराग्राफ 6 क्या कहता है। उन्होंने पैसा दिया है तो पैसा उनको चाहिए। आम इन्वेस्टर्स को सेबी के एक्ट 1952, 1956 एक्ट से कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है आपका, आप लड़िए सेबी से उसी एक्ट के जरिए। जो सही गलत साबित करना है कोर्ट के अंदर करते रहिए, लेकिन इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए। उनके आपके गलत सही तरीके से पैसा जमा कराने, नहीं जमा कराने से मतलब नहीं है। उन्होंने सहारा को पैसा दिया है तो सहारा से पैसा चाहिए, मैच्योर हो गया तो उनको ब्याज सहित पैसा चाहिए। और आगे चल करके सोसाइटी में वो भी अछूता नहीं रहा। इधर का शेयर उधर, अपना ही शेयर एमबी वैली का जो डेथ लगभग था उसको उठा करके सोसाइटीज में रखना, उसके बदले हजारों करोड़ उठा लेना। भाई आप ऑनर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब उसको रेगुलेटर एजेंसियां देखेंगी तो उसका एक जेन्युइन लीगल पॉइंट ढूंढेंगी। नहीं पाएंगी तो कार्रवाई होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स का पैसा है, सबकी जवाबदेही है। जो शंकर दास जी ने कहा पिछले वीडियो में, दिल्ली हाई कोर्ट के एक टिप्पणी का उन्होंने कल के वीडियो में मैंने जो क्लिप आपको दिखाया उसमें व्याख्या करते हैं कि सोसाइटीज के कार्य प्रणाली पर, रूल रेगुलेशन पर एक पॉजिटिव टिप्पणी आई थी कोर्ट की तरफ से 5 जनवरी
2021 को आपको सोसाइटीज बिजनेस करने के लिए एग्री किया, पुराने ऑर्डर को रोकते हुए आपके ट्रांजैक्शन को जारी रखने का आदेश दिया, बिजनेस करते रहिए आप। लेकिन फिर उसी दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे चल करके 22 मार्च 2022 में सहारा ग्रुप के सोसाइटीज पर कलेक्शन करने पर रोक लगा दी, लेकिन भुगतान पर रोक नहीं लगाया। जो काम आरबीआई से शुरू हुआ था इन्वेस्टर्स का पैसा देने के लिए जमा कराने पर रोक लगाते हुए, वही काम सीआरसीएस और सहारा की सोसाइटीज की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट का होता है कि आप धन एकत्रित नहीं करेंगे नए इन्वेस्टर से, पहले इनका पैसा वापस करिए। क्योंकि उस समय परेशान थे निवेशक, देश भर में खुले हुए जो ब्रांच थे वहां से सोसाइटीज का पैसा वापस नहीं किया जा रहा था, तभी सारे इन्वेस्टर्स कोर्ट का रास्ता अपनाते गए और केस पर केस इनके ऊपर होता गया। जो शिकायत आरबीआई और सेबी के पास पहले पहुंची थी, उसी तरह से शिकायत सीआरसीएस के पास सोसाइटीज के पहुंचने लगी। लेकिन तब भी सहारा के शीर्ष प्रबंधन ज्ञानदान परिवार को बातें समझ में नहीं आई। सारे एजेंसी कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के भुगतान करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हम आरबीआई के दायरे में नहीं आते, हम सेबी के दायरे में नहीं आते, और लगे हाथ ये भी कह दीजिए कि हमारा सोसाइटी भी सीआरसीएस के दायरे में नहीं आता। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी कोर्ट से भी ऊपर हैं आप। आपका एक अलग सहारा संविधान होना चाहिए जिस पर कोई रोक टोक हो ही ना। सारे संस्थाएं, सारे कोर्ट सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान करने के लिए बोलती हैं। आपके गलत तरीके से पैसा जमा कराने पर लगातार रोक लगता गया, लेकिन तब भी आप बातों को नहीं समझे और अपने आप की श्रेष्ठता को साबित करते हुए लगातार वो प्रयास करना जारी रखे। लाखों फी लेने वाले एडवोकेट को रख करके कोर्ट की लड़ाई लड़ते रहे। 12 जनवरी को आपने फिर एक स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमिनल फाइल कर दिया है कोर्ट के अंदर। एक तो ईडी से ट्रांसफर पिटीशन आपका पहले से ही पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी डिफेक्टिव लिस्टिंग अंदर 90 डेज तक उसको सॉल्व करना था, और ये भी उसी तरह से आप स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमिनल फाइल किए हैं। तो ये लाखों रुपए लगातार आप कानूनी लड़ाई लड़ने में जाया करते जा रहे हैं, जबकि हर जगह से आपको सिर्फ और सिर्फ लगातार इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने की बात कही जा रही है। और आपके पास प्रॉपर्टी है और कह रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी आपने 71 पहले सेबी को दे रखी है, 88 की डील करने के लिए इस समय आप कोर्ट के अंदर है सेबी सहारा केस में। लेकिन उसमें कितनी डिस्प्यूटेड हैं, ये सरकारी संस्थानें उस विवाद को एक एक करके खत्म नहीं करेंगे। उस विवाद को खत्म करने के लिए सहारा को आगे आना होगा, क्योंकि सहारा का किया धरा है। कोई भी संस्था इतनी बड़ी सिस्टम के इतने बड़े प्रोजेक्ट जिस पे बने हो लैंड पर, उसका डिस्प्यूट कितने समय तक में हटाएगी। 5 सितंबर 2024, 8 जनवरी 2025, 12 फरवरी 2025, 5 सितंबर 2024 में कोर्ट की तरफ से एक बिल्कुल सपोर्टेड सहारा को ऑर्डर आया था उसी वर्सोवा लैंड के लिए। ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट आप लोग करना चाहते हैं और उसके लिए कोर्ट की तरफ से आदेश भी हो जाता है। 15 दिन के अंदर थर्ड पार्टी जो इस ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट में शामिल होगी 1000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करना था। लेकिन उसके बाद 6 नवंबर को एक आईए फाइल हो जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, और उस आईए 253470 का असर पूरा 8 जनवरी की सुनवाई में दिखता भी है। वो ऑर्डर मिल जाता है आपको सहारा को कि आप सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर के साथ मिल करके आप एक समझौता कर सकते हैं। वल्लोर की तरफ से 247435 आईए नंबर ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट के लिए लगाई जाती है, और फिर ओबेराय रियल्टी की तरफ से ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है और स्वीकार किया जाता है। फिर अगले 15 दिन के अंदर पैसा जमा करने का आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में। लेकिन फिर अगली सुनवाई आते आते मामला बहुत विस्तार से स्पष्ट समझ में आने लगता है। 12 फरवरी 2025 वहाँ पर ओबेराय रियल्टी का जो 1000 करोड़ जमा था, अगर उनका कोई ब्याज बनता था, उनको वापस करने का आदेश कोर्ट की तरफ से आता है। सहारा की तरफ से कहा जाता है कि कई ऐसे बोली लगाने वाले आए हैं जो कि बड़ा अमाउंट दे सकते हैं। 8000 करोड़ तक का फंड मिल रहा है किसी कंपनी से। लेकिन हो सकता है, गौर करिएगा कि वहां पर ही जो अडानी ग्रुप के साथ आगे डील हुई है उसका रास्ता लगता है हमको कि खोलने का एक प्रयास हो चुका था। कोर्ट के समक्ष ये बातें उसी समय कही गई थी कि हो सकता है कि ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट करने की बजाय वो पार्टी खरीदना चाहे, यानी सहारा बिक्री कर दे और वो पार्टी वहाँ ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट करने की बजाय उस प्रॉपर्टी को खरीदने में भरोसा रखे। तो कोर्ट ने उसी समय इनकार किया था कि अभी ये कॉमर्स बिजनेस का मामला है, अभी इतना आगे तक हम लोग नहीं जाएंगे, अभी वर्सोवा लैंड के बारे में ही बात करते हैं, ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट के बारे में ही बात करते हैं, उसके
बिक्री पर नहीं। और वहां पर एक लेटर का हवाला दिया जाता है जो कि मुंबई के सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा 28 जुलाई 1997 में जारी किया गया था और उसमें वर्सोवा को एक मैंग्रोव लैंड एरिया बताया गया था। तो उस पर कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बना दी जाती है और नोटिस जारी कर दिया जाता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज मंत्रालय को भी सूचना दिया जाता है कि आप लोग 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष लाइए। और सहारा को इधर आदेश दिया जाता है कि आप वर्सोवा लैंड से जुड़े जितने भी रजिस्ट्री के पेपर हैं और रेवेन्यू अथॉरिटीज से वर्सोवा लैंड का जो डेमोर्केशन है उसको प्रमाणित करा करके उसकी जेरोक्स सभी को भेजिए। कमेटी बनी ही थी। आप जानते हैं कि सेबी के 2 लोग थे, सहारा के 2 लोग थे, मुंबई के रियल एस्टेट के एक्सपर्ट को रखा गया था, 2 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स थे जो कि अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए प्रॉपर्टी के इस कमेटी के साथ काम में आने वाले थे, उनको भी रखा गया था। तो एक अच्छी कमेटी बना दी गई ताकि वर्सोवा लैंड से मैक्सिमम वैल्यू मोनेटाइज किया जा सके। तो इन सब बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बातें बताई जाती हैं, ज्ञानदान परिवार हो या ऐसे सहारा के कुछ चैनल हों जिनमें कि बहुत सारी सच्चाइयाँ दबा ली जाती हैं। जोर जोर से आवाज़ दे के बोलने से नहीं होता है कि वर्सोवा बोला दे दिया, एमबी वैली बोला दे दिया। उस पर कितने डिस्प्यूटेड हैं, इसको सही करने के लिए कोर्ट ने टीम गठित किया, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी उसमें लोगों को शामिल किया गया। उस पर से डिस्प्यूटेड हटाने के लिए जो 1997 में सब अर्बन कलेक्टर के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए टीम गठित की गई थी। आर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन आपने डाइवर्ट कर दिया उसको कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखी महाराष्ट्र सचिव। तो लिखना ही है, कोर्ट का ऑर्डर है। आपकी तरह मनमाना घर जाना तो नहीं होगा ना, कोर्ट में जवाब तलब होता है, जवाब देना पड़ेगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारा भारत का पूरा सिस्टम बिल्कुल संवैधानिक रूल से ही चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकारें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम करती हैं, लेकिन कुछ भय होता है कोर्ट का, वहाँ जवाब देना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 12 फरवरी 2025 को ये आदेश आया था, टीम गठित की गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 18 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन पोर्टल पर केस नंबर 412 सेटल्ड दिखाया जा रहा था, कहीं इसी डिस्प्यूटेड लैंड वर्सोवा की जो है उसी को सभी लोग मिल करके जो टीम बनी थी वो सेटल्ड तो नहीं कर लिए हैं, उसका विवाद का समाधान तो नहीं कर लिए हैं, ताकि उसको आगे बिक्री करने का रास्ता साफ हो जाए। हो सकता है ऐसा, क्योंकि मीडिएशन हुआ है, ये 100% श्योर है। मीडिएशन का बंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सौंप दी गई है, ये तो कंफर्म है। अब उसमें कितनी बात बनी नहीं बनी, क्या उसका स्टेटस रिपोर्ट है, ये कोर्ट के सामने प्रस्तुत है, लेकिन मीडिएशन हुआ है। अब उसका सक्सेस रेशियो कितना है आने वाले समय में पता चलेगा। तो ज्ञानदान परिवार के सज्जन सदस्यगण, शंकर दास जी, कन्हई साहा जी, यथार्थ के जगदीश प्रसाद जी, आप लोग सहारा के हित के लिए अगर सोचते हैं तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है, जो मूल जड़ है वो है निवेशकों का भुगतान, जो कि शुरू से आपको आगाह करती हैं सभी एजेंसियां। अब आप कहते रहिए कि किसी के लेटर पर सहारा को बर्बाद कर दिया गया, कोई नेता इसमें शामिल हो गया, सहारा को बर्बाद कर दिया। इन बातों को जो मानता हो माने, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी एनालिसिस करने वाला कभी नहीं मानेगा, क्योंकि आपने निवेशकों का भुगतान रोके रखा है। सक्षम होते हुए भी, प्रॉपर्टी होते हुए भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूटेड को खत्म आपने नहीं किया। निवेशकों के हित के लिए सभी को गुमराह करते रहे। 71 हो चाहे 88 हो, ये लिस्टेड कर देने से सेबी के पास या कोर्ट के समक्ष हल कभी नहीं निकलेगा। इतने दूर दराज इलाकों में फैली आपकी ये जो ज़मीनें हैं, उस पर कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने विवादित हैं, कितने लोगों से आपने पैसा ले रखा है, किसका वापस करना है, कितने पे लीज रख करके एग्रीमेंट करके आपने पैसा उठा रखा है। एक तरफ से सभी तो गलत नहीं हो सकते। एलडीए का जो आपका हाल ही फिलहाल का समस्या है, जो जमीन आपने एलडीए से ली थी वो भी एलडीए ने छीन ली है इस समय। अब आगे कानूनी लड़ाई होती है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, वो सहारा प्रबंधन का मैटर है, लेकिन उससे निवेशकों का कोई वास्ता नहीं है। आम कर्मचारियों का सहारा के कोई वास्ता नहीं है, लाखों एजेंट का भी कोई वास्ता नहीं है। एजेंट ने अपने रिस्क पर सभी लोगों से पैसा उठाया है। एक गरीब तबके से लेकर मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन तक, एक अच्छे बिजनेसमैन तक का पैसा उठा करके एजेंट ने
पैसा सहारा को सौंपा है, करोड़ों लोगों के भविष्य को एजेंट के हाथों से आप लोगों ने अपने अंदर में रखा है लेकर के पैसा के रूप में। तो उस मूल जड़ को आप लोग पकड़िए, इन्वेस्टर्स का पैसा दीजिए, अपने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूटेड को, चाहे वो जिस प्रकार से भी हो, उसको स्वयं से हटाने का प्रयास करिए। गुमराह मत करिए सरकारी एजेंसियों को, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जिसका लैंड है वो भली भांति जानता है कि अगर हमारा 1 बीघे का ही अगर एरिया है तो हमने किसको क्या क्या करने के लिए दे रखा है वो बेहतर मालिक समझता है। तो उसको एक कदम आगे बढ़ करके आपको सही करना ही होगा। आप सही नहीं करेंगे तो उलझाते रहिएगा, निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए को आप बड़ी बड़ी फी लेने वाले एडवोकेट के ऊपर उड़ाते रहिएगा और हासिल कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि 2008 से 2026 आ गया, सारे जगह से आप हारे हैं। कारण उसका कि सभी ने इन्वेस्टर्स का पैसा देने के लिए कहा, आपने नहीं दिया। आप रूल रेगुलेशन तमाम एक्ट में सभी को गुमराह करते आए हैं, वहां पर भी आप पराजित हुए हैं, क्योंकि आपके द्वारा कहा गया एक्ट आपके लिए कामयाबी का रास्ता नहीं खोल पाया। तो मूल जड़ में जाइए, निवेशकों का पैसा वापस करिए। चलिए साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कई बातें रिपीट हुई हैं। कारण उसका यही है कि जो चीज़ें अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं 1-2 बार में, उसको मैं 1-2 बार 3 बार बोल करके आप तक पहुंचाऊं और आपको जागरूक करूं कि ये जो इतना बड़ा केस इतने दिनों से चला आ रहा है, इसका मूल जड़ है क्या। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।